हेलो गाइस, आज की मूवी है द डार्केस्ट टावर। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सियन रसिया जा रहे होते हैं, तभी अचानक से प्लेन की बिजली चली जाती है। लेकिन शुक्र है कि बिजली तुरंत वापस भी आ जाती है और वो मॉस्को में सुरक्षित रूप से उतर जाते हैं। वे यहाँ अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर खोजने के लिए आए हैं, जो कि इस एरिया में बार और इवेंट ढूंढने में माहिर है। सीन का सूट पुराना और घिसा हुआ है, इसलिए वो छेद को ढकने के लिए मार्कर का यूज करता है। कंपनी की तरफ जाते हुए वो देखते हैं कि क्या कोई उनका ऐप चला रहा है और उन्हें दो अमेरिकी लड़कियां उस पे मौज मस्ती करते हुए मिलती है। आखिरकार वो बोर्ड रूम में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट मीटिंग पहले ही उसके सहयोगी स्काइलर द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसने उनका आइडिया चुरा लिया है और अब वो रूसियों को बेच रहा है। स्काइलर कहता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है और सिक्योरिटी उन्हें निकाल देती है। बाद में बेन और सियन शराब पी के ये भुलाने के लिए क्लब में जाते हैं। सियन को एक लड़की मिलती है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन पता चलता है कि वो स्काइलर के साथ है। वो उन लड़कियों को देखते हैं जिन्हें उन्होंने ऐप पे देखा था, इसलिए वो उनसे मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका नाम एनी और नेटली है। वो खुश हैं कि वो उन्हें अपने डेवलपर ब्लॉग से पहचानते हैं। वो चारों एक साथ खूब मस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उनके फोन काम करना बंद कर देते हैं। शहर में हर कोई बाहर की ओर भागता है और आसमान में एक पीले रंग की रोशनी को देखता है, जो कुछ सेकंडों के लिए चमकती है और थोड़ी देर में छोटी छोटी गेंदों में बदल के शहर में गिरना शुरू कर देती है और अधिक जमीन को कवर करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। गेंदों में से एक सीएन के ग्रुप के पास आके गिरती है और हर कोई डर के पीछे हट जाता है। जो चीज गिरी हुई है वो दिखाई नहीं देती, वो केवल कुछ कणों में हल्की सी चमक देख सकते हैं। एक पुलिसकर्मी सावधानी से उसके पास जाने और उसे अपने डंडे से मारने का फैसला करता है, लेकिन रोशनी अचानक उसे राख में बदल देती है और कुछ भी नहीं बचता। जैसे ही भीड़ घबरा जाती है और भागने लगती है, दूसरा पुलिस वाला लाइट को शूट करता है मगर गोली भी बिखर जाती है। जल्दी ही वहाँ और रोशनी दिखाई देती है और जितने लोगों को वो टच करती है उन्हें मार देती है। सीएन का ग्रुप जल्दी से क्लब में भागता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसी समय रोशनी सभी खिड़कियों को नष्ट कर देती है। ये पूरी दुनिया को ग्रे रंग में देखते हैं और इंसानों को ऑरेंज रंग में। ये ऊर्जा के रेखाओं से लोगों पे हमला करते हैं और उन्हें मारने के लिए उन्हें खींचते रहते हैं। एक आदमी बाहर से एक शराब की बोतल में आग लगा के क्रीचर पे फेंकता है और आग से दड़ के वो क्रीचर पीछे को हट जाता है। स्काइलर भी क्लब में दौड़ते हुए आता है और अपनी डेट को बचाए बिना दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो मारी जाती है। फिर सीएन का ग्रुप दीवार में एक छेद के माध्यम से क्लब से बाहर निकलते हैं और सप्लाई रूम को ढूंढते हैं, जहाँ वो बारटेंडर के साथ छुपते हैं, जो कि अब घायल हो गया है। इस बीच बाहर के लोग एक एक करके मारे जाते हैं। अचानक कोई उनके दरवाजे पे दस्तक देता है। दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेटली दरवाजा खोलती है और बाहर स्काइलर होता है, जो कि अब उनके साथ छुप जाता है। सप्लाई रूम इतना सुरक्षित है कि वो यहाँ घंटों तक छुपे रह सकते हैं और ग्रुप वहाँ भोजन के बदौलत जिंदा रहता है। दुख की बात यह है कि बारटेंडर अपने घाव के कारण मारा जाता है, इसलिए ग्रुप उसे सड़ने से बचाने के लिए शरीर को प्लास्टिक और डक्ट टेप से लपेट देता है, जिससे कि बदबू नहीं आएगी। तनाव हर दिन बदतर होने लगता है और हर दूसरे घंटे बहस छिड़ जाती है। 5 दिनों तक छुपने के बाद ग्रुप के पास खाने की कमी होने लगती है। अब 27 घंटे हो गए हैं जब से उन्होंने बाहर से कोई आवाज नहीं सुना है, इसलिए वो बाहर आके अमेरिकी दूतावास को खोजने के लिए सहमत हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से खाली और नष्ट हो चुका है, इसलिए बाहर जाते समय वो जो भी सामान ले सकते हैं उसे इकट्ठा करते हैं और मॉस्को का एक नक्शा ले लेते हैं। दुर्भाग्य से नक्शे पे कोई भी महत्वपूर्ण लोकेशन मार्क नहीं है। फिर उन्हें खाली सड़क और हर कोने में लावारिस पड़ी कारें मिलती है। ग्रुप ये जाने बिना कि वो कहाँ जा रहे हैं वो सड़कों पे चलते रहते हैं। तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई देता है। एक रूसी महिला अपने अपार्टमेंट की खिड़की को सील कर रही थी और वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश नहीं समझती है और केवल रशियन में भूतों के बारे में चेतावनी देती है। आखिरकार ग्रुप को पुल मिल जाता है जो उन्हें दूतावास तक ले जाएगा, मगर दुर्भाग्य से वो पुल वॉरशिप से टूट गया है। जैसे वो नदी पार करने के दूसरे तरीके के बारे में सोचते हुए शहर में घूमते हैं, वो रेड स्क्वायर पहुंचते हैं और एक पुलिस कार को देखते हैं। स्काइलर और लड़कियां पास में छुप जाती हैं, जबकि बेन और सियन सावधानी से कार तक पहुंचने के लिए इधर उधर छुपते हैं और डिक्की को तोड़ के अच्छा मैप और फ्लेयर गन खोजते हैं। उसी समय एक कुत्ता अदृश्य चीजों पे भौंकना शुरू कर देता है और अचानक से भस्म हो जाता है। घबराते हुए बेन और सियन दूसरों को मॉल के अंदर भागने के लिए कहते हैं और खुद पुलिस की गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। जीव जल्दी ही उनके करीब आता है और उनके आने से कार की लाइटें और सायरन चालू हो जाता है। हालांकि वो कार के अंदर तो देख सकता है, मगर उसके नीचे छुपे लोगों को नहीं देख पाता, इसलिए जीव वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों दूसरों से मिलने के लिए मॉल में जाते हैं और जैसे ही वो चारों ओर देखते हैं, एक विमान को देख के चौंक जाते हैं, जो सीधे इमारत से टकरा गया है। स्काइलर सोचता है कि मदद आने तक उन्हें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन सीएन और बेन को लगता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्रीचर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, जिस कारण से आसपास के उपकरण चालू हो जाते हैं। इसलिए वो बल्ब खोजते हैं ताकि उन्हें चेतावनी मिल सके और बल्ब की माला बनाते हैं ताकि जैसे ही क्रीचर करीब आए वो बल्ब जलने लगे। फिर
फिर ग्रुप दौड़ने के लिए आरामदायक कपड़ों की तलाश में लग जाते हैं। सीएन नटालिया को कपड़े बदलते हुए देखने से खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन तभी पास की लाइटें जलने लगती हैं। वो तुरंत डिस्प्ले विंडो पे रुक जाता है और उसे आश्चर्य होता है क्योंकि क्रीचर बिना उसे देखे उसके पास से निकल जाता है। इस बीच जैसे ही क्रीचर दुकान में जाता है, नटालिया कपड़े के रेक के बीच छुपने के लिए भागती है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक सीएन दूर से उसे खींच लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और एक बार फिर क्रीचर बिना उन्हें देखे उनके पास से निकल जाता है। हालांकि उसके इलेक्ट्रिसिटी से नटालिया के बाल खड़े हो जाते हैं। सीएन को पता चलता है कि कांच क्रीचर के सेंसर को रोक रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इंसल्टर के रूप में काम करता है। इसके बाद ग्रुप मॉल छोड़ देते हैं और अमेरिकी दूतावास की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसे भी नष्ट पाते हैं। एंट्री गेट पे गोलीबारी के दर्जनों सेल्स होते हैं और स्काइलर को एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मिलती है जिसे वो अपने लिए ले लेता है। वो इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है और बिना किसी खास बात पे पागलों की तरह गोली चला देता है। फिर स्काइलर सुरक्षा के लिए दरवाजे पे खड़ा रहता है और अन्य लोग जीवित बचे लोगों की तलाश में ऊपर जाते हैं, लेकिन इमारत खाली है। सिचुएशन रूम में उन्हें जो कुछ हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट मिलता है, जिसमें हमले के बाद दुनिया का संचार केवल 3 मिनट तक चला। ज्यादातर राजधानी शहरों पे हमला किया गया है और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो क्रीचर को नुकसान पहुंचा सके। अब तक पाया गया एकमात्र समाधान जमीन में छुपना है। मेज पे एक मैप में ग्रुप को संख्याओं वाला एक मानचित्र मिलता है और ये जान के वो परेशान हो जाते हैं कि ये जीवित बचे लोगों का अनुमान है। पक्षी के पिंजरे के अंदर एक रेडियो होता है और सीएन सावधानी से इसे चालू करता है, लेकिन इसमें जो मैसेज चल रहा है वो रशियन में होता है और वो इसे समझ नहीं सकते। अब इस डर से कि जीव इसे सुन सकते हैं, एनी सीएन को इसे बंद करने के लिए कहती है। फिर ग्रुप बाहर देखता है और राइफल का स्कोप का यूज करके उन्हें शहर के चारों ओर खुदाई करते हुए आकाश में पीली रोशनी और धुएं के गोले दिखाई देते हैं। खुदाई के कारण उस स्थान के आसपास की इमारतें ढह जाती है, जिससे विनाश का एक नया स्तर शुरू हो जाता है। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और स्काइलर को सड़क पे भागते हुए देखते हैं, इसलिए सीएन और बेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने का फैसला करते हैं। बाहर जाते समय वो पिंजरे से रेडियो और नक्शा ले लेते हैं। सीएन और बेन उसी समय सड़क पे पहुंचते हैं जब एनी और नतालिया क्रीचर को सड़क पे आते हुए देखती है, इसलिए वो भी उन्हें चेतावनी देने के लिए बाहर आ जाती है। जब दोनों स्काइलर तक पहुंचते हैं तभी कार का अलार्म बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि क्रीचर आसपास है। स्काइलर दोनों को भागने के लिए कहता है और क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गोलियां चलाने लगता है, जिससे उनका ध्यान दूसरों पे नहीं बल्कि उस पे आकर्षित हो जाए और कुछ ही सेकंडों में स्काइलर बिखर जाता है। मगर इससे दोनों लड़के भागने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ग्रुप फिर से इकट्ठा होते हैं, सीएन दूर एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बिजली वाले कमरे को देखता है और उन्हें एहसास होता है कि इसी वजह से स्काइलर वहां गया था। अंधेरे में प्राणियों से बचते हुए ग्रुप शहर को पार करता है और अंततः सूर्य उदय से ठीक पहले अपार्टमेंट की इमारतों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गलियारे से गुजरते हैं, अचानक बीका उन पे गन तान के रूसी भाषा में बोल के उन्हें रोक लेती है। ग्रुप इंग्लिश में समझाता है कि उन्होंने लाइट देखा और शुक्र है कि बीका भी इंग्लिश समझती है और वो उन्हें रोशनी वाले कमरे में ले जाती है। उन्हें वो ये समझाती है कि वो भी इसी कारण से यहाँ आई है। उन्हें ये देख के आश्चर्य होता है कि अपार्टमेंट पूरी तरह से धातु के पिंजरे से ढका हुआ है और यहाँ तक कि बिल्ली के शरीर पे भी धातु की एक छोटी सी श्रृंखला है। मालिक सरगई अधिक जीवित बचे लोगों को देख के खुश होता है और बताता है कि उसके पास एक डीजल जनरेटर है। बीका आगे कहती है कि उसने अपार्टमेंट को एक फ्रेडी पिंजरे में बदल दिया है, ऐसा पिंजरा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक करता है, जो कि क्रीचर को इसे दूर रखने में काम करता है। समूह रेडियो को चालू करता है और बीका ट्रांसलेट करती है। संदेश में कहा गया है कि परमाणु पनडुब्बी मॉस्को नदी में है और सुबह होने से पहले जो भी जीवित बचे लोग वहां पहुंचेंगे उन्हें उठा लिया जाएगा। वो ये भी बताते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी पनडुब्बियां यही काम कर रही है और सरगई बताता है कि पनडुब्बियां बिल्कुल फ्रेडी पिंजरे की तरह ही है। ग्रुप पनडुब्बी को खोजने के लिए एक साथ निकलने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन पहले उन्हें आपूर्ति की आवश्यकता होगी। बीका नटालिया और एनी के साथ दूसरे अपार्टमेंट में सामान खोजने के लिए निकल पड़ती है और उनके बाहर जाते समय एनी अच्छी तरह से कुंडी बंद कर देती है। इस बीच सरगई सीएन और बेन को अपने द्वारा बनाई गई एक माइक्रोवेव गन दिखाता है। उसे विश्वास है कि इसका उपयोग क्रीचर के इलेक्ट्रिकल शील्ड को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। जब लड़कियां आपूर्ति की तलाश करती है तो जीव इन्हें इमारत में देखते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाहर की रोशनी से उनकी हरकत का पता चल जाता है और लड़कियां तुरंत भाग जाती है। बीका ये सोच के छुपने के लिए भागती है कि अपार्टमेंट बहुत दूर है, लेकिन एनी को लगता है कि वो ऐसा कर सकती है और वो सरगई की जगह की ओर दौड़ना शुरू कर देती है और नटालिया उसके पीछे आती है। वो अपार्टमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हैच को बंद करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो एक कांच के मेज के जीव तेजी से अंदर आ जाता है और जब बिल्ली भाग जाती है तो सरगई क्रीचर को माइक्रोवेव राइफल से फायर करता है और ऐसा लगता है कि वेव काम कर रही है और क्रीचर को कुछ सेकंडों के लिए फ्रीज कर देती है, जिससे प्रकाश के अंदर एक अजीब शरीर नजर आता है। दुर्भाग्य से ये केवल कुछ ही सेकंडों तक चलता है और सरगई पर्याप्त तेजी से इसे रिचार्ज नहीं कर सकता, इसलिए क्रीचर फिर से अधीर हो जाता है और सरगई को भस्म कर देता है। जबकि सीएन और बेन फायर एस्केप से बच के बाहर निकलते हैं और नतालिया उनके भागने को छुपाने के लिए कुछ डीजल ईंधन में आग लगाने के लिए भागती
भागती है। फिर वो लड़कों के साथ शामिल होने के लिए दौड़ती है, लेकिन एनी बहुत डरी हुई है और वो पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती। जब तक वो मेज से बाहर निकलती है, क्रीचर उसे देख लेता है और उसे भी भस्म कर देता है। नतालिया हताश हो जाती है, लेकिन सियन उसे चलने के लिए आग्रह करता है। तीनों आपातकालीन सीढ़ियों से नीचे को उतरते हैं और इमारत के बाहर बीका से फिर से मिलते हैं। फिर अपार्टमेंट के अंदर वो आग के लपटों को बढ़ते हुए देख के भाग जाते हैं। कुछ मिनटों बाद उन्हें रशियन पुलिस का ग्रुप घेर लेता है। उन्होंने धातु के कपड़े पहने हुए हैं और उनके पास हथियार और ढाल है जो उन्होंने खुद ही बनाई है। वो समूह को छुपने के लिए कहते हैं और जब स्ट्रीट लाइटें चमकने लगती हैं तो वो क्रीचर पे गोलियां चलाने लगते हैं। वो गोलियां एक फ्लेम थ्रोवर, एक रॉकेट, एक ग्रेनेड चला के क्रीचर को चोट पहुंचाते हैं और उसे डराने में कामयाब होते हैं। पुलिस समझाती है कि वो एलियन को चोट तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें मार नहीं सकते हैं। और जब वो अपने बिजली का यूज कर रहे होते हैं तो क्रीचर सबसे कमजोर होते हैं। सियन जमीन पे एक कठोर काले पदार्थ के टुकड़े को देखता है जो कि क्रीचर की ढाल से टूट गया था और वो उसे रख लेता है। बाद में पुलिस ग्रुप को उनके ठिकाने पे ले जाती है और दोनों पक्ष अपने पास मौजूद जानकारी साझा करते हैं। अधिकारियों को यकीन नहीं है कि रेडियो संदेश पे यकीन किया जा सकता है। लीडर ये भी बताता है कि नदी बहुत दूर है और वो एरिया भी इससे संक्रमित है। ग्रुप किसी भी तरह से यहाँ से जाना चाहता है। पहले तो पुलिस उनके साथ जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उन्हें अपने घर की रक्षा करनी है। फिर नतालिया अपने घर जाने की इच्छा के बारे में भाषण देती है और पुलिस कम से कम उन्हें नदी तक ले जाने के लिए मान जाती है। दोनों ग्रुप एक साथ निकलते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मेट्रो सुरंगों का सहारा लेती है। नीचे बहुत अंधेरा है, इसलिए वो क्रीचर की जांच करने के रूप में फर्श पे छोटे बल्ब फेंकती है। वो तुरंत जलने लगते हैं, इसलिए ग्रुप छुपने के लिए मेट्रो प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं, जबकि प्रकाश की लाइनें हमला करने के लिए सुरंग में फैल जाती है। एक एक करके ग्रुप सुरक्षित होने के लिए रेल की पटरी पे कूदता है, लेकिन बीको एक खंबे के पीछे फंस जाती है, जबकि रोशनी उसे खोजती है और बैन उसे बचाने के लिए वापस जाता है और ठीक समय पर उसे ट्रैक पे उतारता है। हालांकि वो इतना तेज नहीं है और रोशनी उसे पकड़ लेती है और उसे फर्श पे खींचते हैं और उसके बाद उसे मार देती है। सियन सदमे में है, इसलिए नतालिया उसे आगे बढ़ाती है और ग्रुप सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाता है। जल्दी ही वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें एक नाव मिल जाती है और वो उसे लेके चले जाते हैं, जब तक कि उन्हें पनडुब्बी नहीं मिल जाती। प्रतीक्षा करते समय वो अपने खोए हुए दोस्त के लिए शोक मनाते हैं और सियन अब नतालिया से अलविदा कहता है, क्योंकि उसे बैन से ये कहने का मौका नहीं मिला। आखिरकार नाव किसी मलबे से घिर जाती है, इसलिए उन्हें ये पता लगाना होगा कि इसे कैसे हटाया जाए। अचानक वो प्रकाश के विभिन्न विशाल किरणों, धातुओं और संसाधनों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं और पुलिस निष्कर्ष निकालती है कि वो जरूर ही एलियन होंगे जो पृथ्वी की खनिजों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजली का संचालन करते हैं। उसी क्षण वो पनडुब्बी को आते हुए देखते हैं, लेकिन उसी समय नदी के किनारे एक इमारत ढह जाती है। मलबा नाव पे गिरता है और नाव पलट जाती है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। सीएनबी का और पुलिसकर्मी तैरकर पनडुब्बी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और एक अधिकारी के पैरों में गंभीर चोट लग जाती है। कैप्टन उनका स्वागत करता है और घोषणा करता है कि तुरंत उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन सीएन देखता है कि नटालिया गायब है। जैसे ही दूर से एक फ्लैर चलती है, सीएन को यकीन हो जाता है कि ये नटालिया है और वो एक भाषण देता है, जिसे कैप्टन उनके लिए इंतजार करने के लिए मान जाता है। उनके जाने से पहले पनडुब्बी के तकनीशियन गन को देखते हैं और एक बेहतर बैटरी के साथ एक माइक्रोवेव गन बनाते हैं। फिर सीएन पुलिस और हथियार के साथ बीका को पनडुब्बी की सुरक्षा में छोड़ के चला जाता है। जैसे ही वो सड़कों से गुजरते हैं, वो चेतावनी के लिए फोन जमीन पे फेंक देते हैं। आखिरकार वो एक ट्रॉली बस डिपो पे पहुंचते हैं। अब आने वाले एनिवन की चेतावनी देते हुए फोन बजने लगता है और पुलिस वाले छुपने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सीएन लड़खड़ा के गिर जाता है। मगर शुक्र है कि वो गन को एक्टिवेट करता है और एक बार फिर से वेव एलियन को फ्रीज कर देती है और उसका अजीब शरीर फिर से दिखता है। इससे पुलिस को उस पर सीधे गोली चलाने का मौका मिल जाता है। क्रीचर फट जाता है और हमेशा के लिए मर जाता है, जिससे पुष्टि होती है कि बिजली एक जाल है और इसे बाधित करने के लिए पहले वेव का उपयोग करना होगा। ग्रुप जश्न मनाता है और नटालिया उनकी आवाज सुनती है, जो सीएन का नाम पुकारती है और जिस बस में वो छुपी होती है उसका विंडशील्ड एक्टिवेट हो जाता है और वो फोन बजते हुए सुन सकते हैं। इसलिए ग्रुप एक प्लान बनाते हैं। जब सीएन नटालिया के पास जाता है तो पुलिस वाले रुक जाते हैं और माइक्रोवेव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक टैंक ट्रक से पानी को गिरा देते हैं। जल्दी ही एलियन आते हैं, मगर वो पानी के करीब नहीं आते हैं। अचानक पीछे से बीका आती है और उन्हें पानी पे जाने के लिए मजबूर करने के लिए उन पे मोलोटोव फेंकना शुरू कर देती है। पुलिस माइक्रोवेव से गोली चलाती है, जिससे खुले शरीर वाले 3 एलियन प्रकट होते हैं। फिर एक एक करके गोलियां चलाते हैं, जिससे वो लोग फट जाते हैं। इस बीच सीएन को नटालिया बस के अंदर मिलती है और वो गले मिलते हैं। अचानक एक एलियन के आने से बस का दरवाजा बंद हो जाता है और बस चलने लगती है। कुछ चिंगारियों से पता चलता है कि एलियन अंदर ही है और सीएन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बस के हलचल के कारण वो चूक जाता है। एलियन नटालिया के पैरों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे खींचना शुरू कर देता है, लेकिन अब वो कमजोर है और सीएन उस पर वेब से वार करता है। फिर नटालिया बस को दुर्घटना होने से बचाने के लिए चलाती है, जबकि सीएन एलियन पे गोली चलाना जारी रखता है, जो क्रीचर को फ्रीज कर
कर देता है, लेकिन वो नहीं मरता। सीएन के पास कोई दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन उसे काले पदार्थ वाला टुकड़ा याद है, इसलिए वो उसे जीव पर फेंक देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। बिजली की कमी के कारण अंततः बस रुक जाती है। बाद में ग्रुप पनडुब्बी में वापस चला जाता है, लेकिन पुलिस अपने शहर की सुरक्षा के लिए रुकने का फैसला करती है और सीएन को बाकी दुनिया को ये बताने के लिए कहती है कि एलियन को कैसा हराया जाए। पनडुब्बी जल्दी ही रवाना हो जाती है और एक तकनीशियन नतालिया के फोन को मरम्मत करता है, जिससे उसे अपनी माँ का एक टेक्स्ट प्राप्त होता है जिसमें कहा गया था कि वो सुरक्षित है और पेन स्टेशन में जीवित बचे लोगों के साथ छुपी हुई है। फिर सीएन और नतालिया किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीका अपनी घृणा से उन्हें रोक देती है। कुछ समय बाद वो मैप को देखते हुए उन ग्रुप की आवाज को रेडियो पे सुनते हैं जो क्रीचर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई में शामिल होने के लिए उस जगह पे जाने का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।